हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हमने जो है सेल डिवीजन स्टार्ट किया हुआ था, तो लेट इट रिवाइज फर्स्ट। सेल डिवीजन जो है बेसिकली इसी रिवीजन में ही मैं आपको बाकी का भी चैप्टर बता देती हूँ, मियोसिस ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके। तो सेल डिवीजन जो है वो दो फेजेस में होती है, आई फेज दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी माइटोसिस डिवीजन और इट कैन बी मियोसिस। पूरी बॉडी के हमारे जो भी सेल्स हैं उनमें क्या होती है, माइटोसिस, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मींस मेल्स में स्पर्म और फीमेल में ओवम बनने के टाइम पर क्या होती है, दैट इज मियोसिस। ठीक है, दो तरह की डिवीजन होती है। आई फेज दोनों का ही एक जैसा होता है, दैट इज कॉमन। ठीक है, आई फेज को हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, G1, S एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं। सेल जो है वो अपने आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि बिना आरएनए के डीएनए नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे होता है ना कि फर्स्ट सेल था, इसमें हमेशा क्वेश्चन चलता है कि जब दुनिया में फर्स्ट सेल आया तो वो जो है क्या था, उसके अंदर पहले आरएनए था या डीएनए था। जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो बोथ आर इंटररिलेटेड। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए के बिना डीएनए नहीं बन सकता, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले आरएनए बनेगा, प्रोटीन जो है वो बनने स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सब कुछ बढ़ा लेगा, जो नॉर्मल करता है उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर लेगा G1 फेज में। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो G1 फेज के बाद एग्जिट कर जाते हैं डिवीजन। G1 फेज में यानी कि अपनी ग्रोथ बढ़ाकर, अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर, उसके बाद ये सेल्स जो है वो डिवीजन से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, उस फेज को हम बोलते हैं G0 फेज। जैसे कि हार्ट के सेल्स, नर्व के सेल्स, नर्व्स जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हमने पढ़े हैं, न्यूरॉन्स जो हैं दे डू नॉट डिवाइड। लिवर सेल्स जो हैं हमारे, वो वंस ही डिवाइड करते हैं, एक बार डिवाइड करते हैं बस, उसके बाद उनकी डिवीजन भी स्टॉप हो जाती है। तो G1 फेज के बाद कई सेल्स तो डिवीजन छोड़ ही देते हैं। देन कम्स S फेज। S इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब इसमें सिंथेसिस होगी किसकी, डीएनए की। बेसिकली डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब अब क्या हो जाते हैं, दे ऑल गेट डबल, वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आती है G2 फेज। G2 फेज में अब डीएनए से बनता है उसके जैसे ही प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब हमारी बॉडी का या किसी भी सेल का हर एक पार्ट किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि प्रोटीन्स बन रहे हैं डीएनए से, तो इसका मतलब ये है कि डीएनए अपने जैसी ऑर्गेनेलिस बना रहा है, यानी कि सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो इसी सेल जैसा एक और न्यूक्लियस, ठीक है, इसी के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के जैसा अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, इसी के जैसा गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ इसी के जैसा सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन बनाने का मतलब सेल के ऑर्गेनेलिस को बनाना। तो ये 3 फेजेस में इंटरफेज होती है। इंटरफेज मीन्स सेल की तैयारी। अगर 24 घंटे में हमारी बॉडी का हर एक सेल डिवाइड करता है तो उसमें से 23 घंटे इंटरफेज में जाते हैं, और एक्चुअल जो डिवीजन है इट टेक्स ओनली 1 आवर। 1 घंटे में एम फेज हो जाती है। एम फेज डिपेंड करता है, अगर हमारी जनरल बॉडी का सेल है तो माइटोसिस होगी। अगर हमारे गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स बनाने हैं मतलब ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस की जो लाइनिंग होती है दैट इज नोन एज जर्माइनल एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब आउटर कर्विंग, और जर्माइनल मतलब जो कुछ जर्माइनेट कर सकती है, कुछ नया बना सकती है। तो टेस्टिस की वो लाइनिंग जिससे कि स्पर्म्स बनते हैं, उसके अंदर होगी मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे, स्पर्म। बिल्कुल ऐसे ही फीमेल्स की जो ओवरीज हैं, ओवरी की लाइनिंग इज जर्माइनल एपिथेलियम, और ये जर्माइनल एपिथेलियम में मियोसिस होगा, और उससे क्या बनेगा, फीमेल का ओवम।
ठीक है। माइटोसिस, बॉडी के हर एक सेल में, अगर हम 50 सेंटीमीटर के बच्चे से इतने बड़े हो गए हैं, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हमारा साइज इंक्रीज हुआ है, हमारे चोट लगी है, दैट इज ऑल ड्यू टू, चोट लग के वापस हील हो गई है, नई स्किन आ गई है, दैट इज ऑल ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 4 फेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोफेज में जो सेल है हमारे पास, प्रोफेज में जो सेल पड़ा है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट, टूटने लगती है, इसका न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगता है, और इसके अंदर इसमें से थ्रेड की फॉर्म में जो क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा है वो अब कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम्स की शेप लेने लगता है इस तरह से। ठीक है, ये सब होता है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो ये सेल हैं सभी, ये अपने आप को, अब इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है, और सेंट्रियोल्स जो थे वो दोनों सेल के दो एंड्स पर चले गए, और दोनों के बीच में इस तरह से बन जाता है स्पिंडल एपरेटस। ये स्पिंडल एपरेटस के ऊपर अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को जोड़ लेते हैं। किस तरह से, इस तरह से सेंटर में जोड़ने की वजह से हमें यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई दिखती है, जिसे हम बोलते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर एक प्लेट बनाता है, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में अब ये जो स्पिंडल था इसके ऊपर क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं मींस कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम हमें इस तरह से दिखता है लाइक दिस। इस क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ये क्रोमेटिड, एक ये, दोनों को मिलाकर ये क्रोमेटिड, तो ये सेंटर में से स्प्लिट हो जाता है, और एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं अब ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। तीन जो है, ये तीन क्रोमोसोम थे, तीनों यहाँ से स्प्लिट हो गए, आधे क्रोमेटिड्स ऊपर और आधे क्रोमेटिड्स जो हैं अब वो नीचे की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, दिस अकर्स इन एनाफेज। एनाफेज के एंड तक आते आते ये सारे क्रोमोसोम्स इस एंड तक और ये सारे क्रोमोसोम्स इस एंड तक पहुंच जाते हैं, और दोनों के ही बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। फिर आती है लास्ट में टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में एक सेल ये बन गया, ठीक है, इसके पास ये अपने क्रोमेटिड्स हैं, और ये दूसरा सेल बन गया, इसके पास अपने 3 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो टीलोफेज में आकर जो ये टीलोफेज में आकर अगर हम देखें तो सेल इस तरह से दो पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। डिवाइड पहले क्या हुआ है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब की बार ये जो साइटोप्लाज्म है सारा, ये दोनों में बराबर बांटा जाएगा, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट के अंदर हो रही है तो डिवीजन यहाँ सेंटर से शुरू होकर पेरिफ्री यानी कि साइड्स पर जाएगी, और अगर ये साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में हो रही है तो ये यहाँ साइड से शुरू होकर फिर सेंटर में जाएगी। और फाइनली टीलोफेज के एंड पर हम क्या देखते हैं कि दो सेल्स जो है वो बन गए हैं। अब इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में थे, सारे सेल ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस वगैरह सब दोनों के पास आ गया, फिर से जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गए। ये होता है टीलोफेज में। सो फार हमने अब तक लास्ट लेक्चर में ये किया था। क्लियर है ना, कि मैंने आपको पिछले लेक्चर का ही बताया है कि मैंने आपको क्या बताया था। क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
अब करते हैं सेकेंड टाइप की डिवीजन, दैट इज मियोसिस। मियोसिस को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, कहां पर हो रही है मैंने आपको बता दिया, जर्माइनल एपिथेलियम में। जर्माइनल एपिथेलियम कहां पर है? जर्माइनल एपिथेलियम स्पर्म की लाइनिंग और टेस्टिस की लाइनिंग और ओवरीज की लाइनिंग में। टेस्टिस की लाइनिंग में मियोसिस होकर स्पर्म बन रहा है और ओवरीज की लाइनिंग में मियोसिस होकर ओवम बन रहा है। ठीक है, मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है दैट बिकम्स हाफ। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर स्पर्म के अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे और ओवम के अंदर भी 46 रहेंगे तो दोनों को मिलाकर जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 92, जो कि रिप्रोडक्शन के अगेंस्ट है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को बनाना। तो अगर 46 क्रोमोसोम वाले 92 क्रोमोसोम वाले बनाएंगे तो दैट इज नॉट द रिप्रोडक्शन। इसीलिए मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कैसे हाफ होता है ये देखिए, ये एक सेल है टेस्टिस का या ओवरी का। ठीक है, इसके अंदर जो है टोटल जो है 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम को हम ऐसे भी लिखते हैं 23 पेयर। हम इसको 23 पेयर क्यों लिखते हैं? क्योंकि 23 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम जैसा एक उसका पेयर होता है। जैसे अगर इसके अंदर हम 3 से शुरू करते हैं, सिर्फ मैं आपको 3 शो करती हूँ, तो ये एक क्रोमोसोम का पेयर एक जैसा, ये एक पेयर हो गया। ऐसे ही इसके अंदर जो है एक दूसरा पेयर होगा क्रोमोसोम्स का, जो साइज शेप में इनसे डिफरेंट होगा। ये एक दूसरा पेयर हो गया क्रोमोसोम्स का, ये दोनों आपस में मिलते हैं। और एक तीसरा पेयर और होगा इसके अंदर क्रोमोसोम्स का, दैट विल बी डिफरेंट। तो मैंने तीनों को अलग अलग कलर से इसीलिए दिखाया है कि हमें पता चले कि इस तरह के मैंने आपको 3 दिखाए हैं, ऐसे 23 पेयर हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर होते हैं। तो इसमें जब मियोसिस होती है, मियोसिस 1 की बात करें, पहले मियोसिस 1 होगी, तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि ये जो एक जैसा पेयर है, एक जैसे क्रोमोसोम्स है, ब्लैक वाले एक जैसे, ग्रीन वाले एक जैसे, ये ब्लू वाले एक जैसे, इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो मीन्स सिमिलर। तो ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस 1 के बाद में ये क्रोमोसोम्स दोनों ही, ये एक अलग और एक अलग सेल में आ जाता है। ऐसे ग्रीन एक अलग सेल में, ब्लू एक अलग सेल में और दूसरा ब्लू एक अलग सेल में। तो मियोसिस 1 के एंड पर 2 सेल बनते हैं। दोनों ही सेल्स के अंदर अब क्या होगा? तीनों तरह के एक एक ही क्रोमोसोम होगा। यहाँ पर सेल में पेयर था, जिस सेल ने मियोसिस स्टार्ट करी उसके पास पेयर था, तो पेयर में से एक सेल में चला गया और दूसरा दूसरे सेल में चला गया। जब हमने माइटोसिस किया तो माइटोसिस में क्या हुआ था? ये वाला भी आधा एक सेल में, अगर ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम है तो ये सेंटर में से स्प्लिट होकर क्रोमेटिड्स अलग अलग सेल में गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, क्योंकि हमने क्रोमोसोम नंबर क्या करना है? हाफ, आधे आधे क्रोमोसोम बांटने हैं। जैसे आपके पास सपोज कर लो कोई भी चीज है, सपोज आपके पास यू हैव द बैंगल्स। ठीक है, हमारे पास बैंगल्स है, तो रेड कलर की है और ब्लू कलर की है, दो कलर की हमारे पास बैंगल्स हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये बैंगल्स हैं, ये बैंगल्स हम चाहते हैं कि हम इनको डिवाइड कर दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि इन बैंगल्स को हम डिवाइड कर दें, रेड को एक तरफ और ब्लू को एक पर्सन को दे दें। ठीक है, तो हम इसमें से ढूंढ कर जो है रेड और ब्लू को दो अलग अलग लोगों को दे देंगे। ठीक है, अब रेड जो है हमारे पास बैंगल्स कितनी है? 2, और ब्लू भी बैंगल्स कितनी है? 2। तो एक रेड एक पर्सन के पास, एक ब्लू इधर। सपोज ये जिया के पास एक रेड और एक ब्लू आ गई, ऐसे ही वानी के पास एक रेड और एक ब्लू आ गई, दोनों में आधी आधी हमने बांट दी। सिमिलरली मैंने आपको डिफरेंट कलर से ये क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, तो ये दोनों सेल्स में डिफरेंट जो है क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे।
सेकेंड पे मैं आपको अलग कलर से ही दिखाती हूँ, लाइक दिस। ये ग्रीन वाला एक इसको, एक इस वाले सेल को मिल गया, एंड सिमिलरली जो ये ब्लू वाला था ये भी एक इस सेल को, क्रोमोसोम पूरा, और एक इस सेल को मिल गया। तो अब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स थे सेल के पास, जो हमने सेल बनाया है। अब कितने हैं? 1 2 3, 3 इसके पास, 3 इसके पास, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब ये सेल जो है ये अंडरगो करेगा मियोसिस 2, और इस सेल के अंदर भी होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, जैसे माइटोसिस हुआ था। मतलब अब क्या होगा, अब जो ये हमारे पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है दोनों सेल के पास, ये सेल अपने क्रोमोसोम्स को हाफ कर लेगा सभी को, और ये वाला अपने क्रोमोसोम्स को हाफ करके क्रोमेटिड्स को दो अलग अलग सेल में बांट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एंड में ये दो, एक सेल, ये एक सेल इस सेल से बना, और ये एक सेल और ये एक सेल मियोसिस 2 होकर इस सेल से बना। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस। तो फाइनली इनके पास क्या क्या है? अब इनके पास है अब क्रोमेटिड्स, नॉट द फुल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका जो ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, इसने अपना एक क्रोमेटिड इसको दे दिया और एक क्रोमेटिड अपने इस सेल को दे दिया। ऐसे ही इस वाले सेल ने भी अपने ब्लैक वाला एक क्रोमेटिड अपने एक सेल को दे दिया और एक दूसरे सेल को दे दिया। सिमिलरली ही ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम भी एक इधर, एक सॉरी क्रोमेटिड एक इधर एक इधर, इस वाले सेल ने भी अपना ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम स्प्लिट कर लिया, एक इधर और एक इस सेल में दे दिया, और ऐसे ही ब्लू वाला क्रोमोसोम भी स्प्लिट हो गया। ठीक है, इस वाले सेल ने एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, इस वाले सेल ने अपने दोनों सेल्स में स्प्लिट कर दिए। तो फाइनली अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ था, यानी कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम, यहाँ पर 6 थे तो 3 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर अब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, क्रोमेटिड्स जो हैं ये फिर से वापस क्रोमेटिन मटेरियल में बदलेंगे, और ये जो क्रोमेटिन है फिर से अगेन 6 क्रोमोसोम्स में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मियोसिस शुरू हुई थी तो 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन डीएनए हमने जो कहा था कि डबल होता है, अगर 1 ग्राम था तो अब डीएनए जो है, क्रोमोसोम 46 ही है, डीएनए कितना हो गया? 2 ग्राम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर आप एक छोटे बच्चे को 1 ग्राम क्ले देते हो तो उसके भी वो 46 पार्ट्स कर देगा। अगर आप उसको क्ले डबल कर दो, डबल द अमाउंट कर दो, यानी कि उसको 2 ग्राम अब क्ले दे दो तो वो उसके भी 46 पार्ट्स कर देगा। फर्क क्या होगा? 1 ग्राम जो उसने पार्ट करा है, 1 ग्राम के जो 46 बनाएगा वो थोड़े छोटे होंगे, और 2 ग्राम से जो 46 पार्ट्स के बनाएगा वो थोड़े बड़े होंगे, मतलब इसमें मटेरियल ज्यादा होगा। तो ये जो ज्यादा मटेरियल था इसको हमने क्रोमेटिड्स की फॉर्म में चारों सेल्स में डिवाइड कर दिया, जो फिर से अपने आप को रीअरेंज करके जितना सेल के अंदर नॉर्मल एक क्रोमोसोम में होता है उतना ही डीएनए के क्रोमोसोम वो बना लेगा। दिस इज हाउ मियोसिस अकर। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन जो कि हमारे गैमीट्स में होती है, ताकि हमारा क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, जो कितना है? 46। 46 क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं हमारे अंदर? 23 स्पर्म के और 23 ओवम के। ठीक है, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। हाँ जी, एनी डाउट्स? ह्यूमन बॉडी के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। एक सेल में 46 होते हैं? एक सेल में 46 होते हैं, सारे सेल्स के मिला के 46 नहीं है, हर एक सेल में 46 है। हर एक सेल में 46 है? ये एनोटेशंस किसने की थी बीच में? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चलने वाला टॉपिक था। अगेन एनोटेशंस किससे हुई है? ये यहाँ पर जो ये these are known as annotations, क्यों करनी है यहाँ पे? ये अगेन who had done this can admit? नहीं तो मुझे तो मालूम है।
अपने आप वो मैम मैं ना मतलब ऑन करने लगी थी माइक, तब पता नहीं कैसे हो गया। बेटा इसको ऑफ करके रखा करो, ये काम नहीं होना है। हाँ ठीक है, ओके मैम। पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर बड़ा इश्यू बन गया था, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अपना ओके मैम। पूरा प्रिकॉशंस के साथ अपना ऑन किया करो, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ऐसे। हाँ जी, तो मियोसिस क्लियर है आपको? कोई डाउट इसमें? और 46 क्रोमोसोम या 23 हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर होते हैं, टोटल पूरी बॉडी के मिलाकर नहीं। ठीक है, एक जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसमें सेल्स कितने होते हैं? 2 × 10⁹ जब वो 50 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, सोच लो 6 फीट के आदमी में कितने होंगे, इतने सारे सेल्स होते हैं। लगभग 3 से 3.5 करोड़ सेल्स तो रोज हमारे डेड होते हैं और उनको रिप्लेस करने नए सेल्स आते हैं। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम। अगर इन क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली ये डीएनए से बनते हैं, एक धागे से बनते हैं। इस धागे को पूरा खोलकर लंबा ऐसे बिछा दें तो ये कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर लंबा। इतनी हमारी हाइट भी नहीं होती है। 2.2 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 7 फीट से अबव हाइट जाएगी। ठीक है, तो 7 फीट लंबा तो कोई इंसान होता भी नहीं। उस इंसान के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। ना हमें सेल नेकेड आई से दिखता है तो न्यूक्लियस तो कहाँ से दिखा? उस न्यूक्लियस के अंदर ये 2.2 मीटर लंबा धागा है जिसने अपनी शेप जो है इस तरह से अपने आप को इकट्ठा करके लाइक दिस फोल्ड्स बनाकर इस तरह से क्रोमोसोम की शेप ली हुई है। क्लियर है? बच्चों क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये चैप्टर आपका खत्म। इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म, क्रोमोसोम्स वाला। नाउ वी आर लेफ्ट विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये करना है हमने, सेंस ऑर्गन करना है और एंडोक्राइन करना है। शुरू करवा दूं? अगला एक्सक्रीटरी करवा दूं स्टार्ट? पढ़ लोगे इतना या कल करवाऊं? मैम करवा दो। बोलो बच्चों, सारे बोलो, रेज योर हैंड्स। मैम कल करवा देना। एक एक करके या तो मैसेज करो। पहले गुरनूर बताएगी। गुरनूर आज या कल? जितना अच्छे से पढ़ कल सको। करवा देना। हाँ, भागने की नहीं जरूरत है, जितना अच्छे से पढ़ सको। पेपर तुम्हारे जब मर्जी हो, जैसे तुम देते रहो। मुझे तुम्हें नॉलेज देनी है। तुम्हारे एग्जाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं। हम फाइनल्स की तैयारी करेंगे सितंबर तुम अपने आप देखना, क्योंकि इस बार सारा तुम्हारा मैसअप ही हुआ है काम, है ना। जुलाई में तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे जब आप आए थे मेरे पास, तो मुझे यही था कि अब नेक्स्ट एग्जाम तो थोड़े लेट होंगे, बट 1 महीने बाद फिर से एग्जाम्स ले रहे हैं विद लॉट्स ऑफ सिलेबस ऑफ कोर्स, है ना। इतना सिलेबस क्योंकि पिछले टर्म में भी नहीं था, एकदम से सारा इकट्ठा उन्होंने दे दिया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपने एग्जाम्स आप एक बार मैनेज करना, ठीक है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल्स। तो बताओ एक्सक्रीटरी करवाऊं कि रहने दूं, क्योंकि मुझे टेस्ट भी लेना है इसका। टेस्ट बताओ बच्चों कब दोगे इसका? फिजिक्स और इसका टेस्ट इकट्ठा ही दो, हो जाएगा। मिस वेडनेसडे और थर्सडे ले लो। वेडनेसडे Yes, एंड थर्सडे, ओके ठीक है। ज्यादा दूर नहीं हो गया वैसे, आज सैटरडे है, अभी मंडे को भी दे दो। मैम इसका तो परसों ही ले लो, मंडे को ही ले लो। वही तो कह रही हूँ, मंडे को ही दे दो इसका तो। वो दे मिस देंगे। मंडे ट्यूसडे ले लो। बेटा ट्यूसडे तक तो मैं एक्सक्रीशन भी करा दूंगी आपको, फिर उसका टेस्ट भी हो जाएगा। मैम फिर ये वाला चैप्टर का मंडे को ही ले लो। मंडे को ले लो, कल संडे भी है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ओके मैम। पढ़ लो इसको अच्छे से। एग्जाम्स का पता चला कुछ कब से है? मैम 14 सितंबर। 14 ना, चलो हमारे पास 8 to 10 डेज है ना केमिस्ट्री के लिए। 4 ही चैप्टर्स हैं आई थिंक केमिस्ट्री के। यस मैम। से देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कट हुआ है क्या नया है ना। तो अगर बहुत अच्छा होगा मेरे को केमिस्ट्री के ना मैसेज कर दो चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है, उसमें से एसिड्स कटे हुए हैं कि अल्कोहल कटा हुआ है, पता नहीं, 2 टॉपिक्स कटे हुए हैं, है ना। मैम मेरे पास पेज है केमिस्ट्री वाला, मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो हमें मैम ने भेजा हुआ है। हाँ, जो
प्रॉपरली आपको टॉपिक्स भी कटे हैं, जो आना है, जो चैप्टर आने हैं और जो उसके टॉपिक्स आने हैं, मुझे हाँ जी मैम। प्रॉपरली भेजो। ठीक है, तो हमारे मैम पास वो सितंबर एग्जाम्स का है। हाँ, बस सितंबर एग्जाम्स के लिए चाहिए मुझे। ओके मैम, वो तो है और मैम, वो भी मैं भेज उसमें दूंगी। मतलब सेकंड टर्म के हो, फर्स्ट टर्म के नहीं। उसमें मुझे मेंशन कर देना कि सेकंड टर्म के चैप्टर्स कौन से हैं इसमें और फर्स्ट टर्म के कौन से हैं, जिनका आपका यूनिट टेस्ट हो चुका है ओके मैम। इन जुलाई। ओके मैम। ठीक है, तो वो मुझे आप लोग वो कर देना। तो हाफ केमिस्ट्री आपको सर, हाफ मैं कराऊंगी। फिजिक्स आई थिंक आपकी कंप्लीट हो गई है ना? यस मैम। फिजिक्स के 4-5 चैप्टर्स थे, सर कह रहे थे हो गए, कुछ थोड़ा सा रह गया, वो शायद आज हो गया होगा कि नहीं। और बायो का मेरा टारगेट है वेडनेसडे तक का, मैं आपको ये करवा दूंगी। 4 डेज हैं, तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3-3-4-4 पेजेस के चैप्टर हैं सभी। मैम कल क्लास मैम। होगी या नहीं? कल होगी, होगी बिल्कुल होगी। कल मैम टाइमिंग? टाइमिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। कल संडे है, मैं अपना रिलैक्स होकर मजे से बताऊंगी जब मेरा मन करेगा तब। ठीक है, नॉट अर्ली मॉर्निंग, नॉट आफ्टरनून। मैं इजी जब होंगी मैं आपको प्रायरली इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी। हाफ और 1 आवर प्रायरली इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, बट आई विल टेक इट एट माई ईज, जैसे मुझे आसान लगेगा उस हिसाब से क्लास लूँगी। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, मेरे पास बेटा आपकी फ़ी नहीं क्लियर हुई है। अगर आप फ़ी क्लियर करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन रहेगा और मैं फास्ट आपको करवा सकती हूँ। आपको मैंने फुल सेमेस्टर की 2500 बोली थी, तो जितनी आपकी आई है, जो भी पेंडिंग है, वो मेरे को आज के आज क्लियर करके दो। वी आर डूइंग अ लॉट फॉर यू। हम किसी की क्लास नहीं लगाते संडे को, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास, डबल क्लास, सब कुछ करके कर रहे हैं, क्योंकि आपका सडनली इतना सारा सिलेबस एक साथ आ गया है ना। एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि सितंबर में एग्जाम्स होंगे। ये सडनली आपके ही स्कूल ने एक नया शेड्यूल बनाया और कहीं भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके लिए हमने मेरी जैसे भी कितनी है? करके आपके लिए टाइम निकाला है, बट आप लोगों को भी अपने पार्ट पर जो अपना रोल है वो प्ले करना चाहिए। यस, मेरी कितनी है? मुझे देखूं तो सही कौन बोल रहा है। जस्ट मैम वानी। वानी। वानी, मेरे से फोन पे बात करना है ना, फिर देखेंगे। ओके, ओके मैम। फोन पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल कर रहा हूँ फिर मैं, कल एक्सक्रीशन, कल और परसों में एक्सक्रीशन खत्म करेंगे, और एक दिन आपको सेंस ऑर्गन पे लगेगा और 2 डेज एंडोक्राइन पे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो साथ साथ में इनके 2-2 चैप्टर्स के कंबाइन के टेस्ट भी लेते रहेंगे, ताकि ये भी रिवाइज होता रहे, फिजिक्स भी और बायो भी। 2-2 चैप्टर से कंबाइन करके करेंगे, फिर एक दिन आपके एग्जाम से पहले फुल सिलेबस के ले लेंगे। ठीक है, गुरनूर, आज जो मैंने पढ़ाया है वो सारा आपने मुझे लिख के दिखाना है, और शाम को उसकी मुझे PDF सेंड करनी है व्हाट्सएप पे मेरे। बिना लिखे आपको याद नहीं होता है गुरनूर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, मेरे को माइटोसिस और मियोसिस दोनों की डायग्राम में ही डिटेल बना देना कि क्या क्या हो रहा है, मेटाफिजिक प्लेट बन रही है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, इसको डायग्राम में ही शो कर देना सारा, माइटोसिस भी और मियोसिस। ठीक है, ओके मैम। तो आपको फिर क्वेश्चंस इसके करने इजी हो जाएंगे। इसको आज अच्छे से स्टडी कर लो, कल एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू मैम। ओके, Thank you, वेलकम, ma'am. बाय फॉर नाउ।